गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग नए चैप्टर को पिक कर रहे हैं और यह चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स। और इस चैप्टर को मैं पिक कर रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th क्लास की एनसीईआरटी से। इस चैप्टर में हमें किन चीज़ों के बारे में देखें। नंबर 1, लोकतंत्र और अधिकार का जो अंतर संबंध है, इंटर रिलेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइट्स, इसको हमें समझना है। और इसी के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो जब इसकी चर्चा करेंगे तो एक बिंदु हम उठाएंगे लोकतंत्र में अधिकारों की अहमियत, अधिकारों का दायरा, सिग्निफिकेंस ऑफ राइट्स एंड एम्बिट ऑफ राइट्स, एक इसकी चर्चा करनी है। दूसरा जो कंटेक्स्ट उभर करके आता, जब हम लोकतंत्र और अधिकार के अंतर संबंधों को समझेंगे तो उसके लिए हमें यह समझना होगा लोकतंत्र क्या है और अधिकार क्या है। लोकतंत्र क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा हमारी हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जाकर के देखें, अब जो मूल प्रश्न हमारे सामने है, अधिकार से आशय, अधिकार का मतलब क्या होता नहीं? और जब कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स को हम देखेंगे तो यहीं पर दो चीजों को भी हम देखेंगे, स्टैटिक और डायनामिक। क्या माने अधिकार की संकल्पना को। और फिर हम तीसरे डायमेंशन की ओर जाएंगे, और वह तीसरा डायमेंशन क्या होगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स। ठीक है, भारतीय संविधान अधिकारों को के बारे में क्या सोचता है, अधिकारों को लेकर उसकी सोच क्या है, और भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वह राइट्स को किस तरीके से डिफाइन करता हुआ। नहीं? अब अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें तो अधिकारों को किस रूप में डिफाइन किया गया है? नहीं, तो यहां पर कहा गया है कि राइट्स जो है वो लोगों की ओर से किए गए दावे हैं। ऐसे दावे जो कोई व्यक्ति लोगों से करता है, जो कोई व्यक्ति समाज से करता है, जो कोई व्यक्ति राज्य से करता है, जो कोई व्यक्ति सरकार से करता है, जो कोई व्यक्ति प्रशासन से करता है। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना हो, अगर हम अधिकार की संकल्पना की बात करें, अगर हम अधिकार की संकल्पना की बात करें तो हम यह डिफाइन करते हुए कह सकते कि राइट्स
लोगों की ओर से किया गया ऐसा दावा है जो व्यक्ति किससे करता है? समाज से, राज्य से, सरकार से, प्रशासन से, समाज से, राज्य से, सरकार से, प्रशासन से नहीं, लोगों से। इन सब से किया गया दावा। और अधिकारों का पर्पस क्या है? अधिकारों की जरूरत हमें क्यों होती है? नहीं, तो इन अधिकारों के बिना अगर हम देखें, इनके बिना राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी संभव नहीं। इनके बिना राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी संभव नहीं है। गरिमा में जीवन का अधिकार इनके बिना संभव नहीं है। इन अधिकारों के बिना अगर हम जाकर के देखें, थोड़ा सा और हम एलेबरेट करें, तो मनुष्य के मुकम्मल व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ये संभव नहीं। हमारी पर्सनालिटी का होलिस्टिक ग्रोथ और डेवलपमेंट बिना राइट्स के संभव नहीं है। तो अगर हम अपने अधिकारों का, अपने राइट्स का होलिस्टिक ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहते हैं, तो इसके लिए हमें राइट्स को इंश्योर करना। अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, यहां पर हमने राइट्स की व्याख्या की दावों के रूप में। क्या हमारे जितने दावे होते, सारे दावे हमारे अधिकार होते क्या? अगर हम क्लेम की बात करें, तो क्या आवर ऑल क्लेम्स कैन बी डिफाइंड एज राइट्स? तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, तो दूसरी बात जो यहां पर उभर कर सामने आती, वह क्या है? दावे के अधिकार होने की शर्त। कहने का तात्पर्य यह, हर दावा अधिकार नहीं। थोड़ा सा इस चीज को समझिए। किताबों की दुनिया से हम बाहर निकले। घर में दादाजी होंगे, हैं? अब पिताजी वाले केस में वो स्थिति नहीं आई होगी, या हो सकता है पिताजी वाले केस में भी आप में से कई लोगों ने वो स्थिति देखी हो। हिंदू इनहेरिटेंस लॉ को देखें, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को देखें, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बच्चों का हिस्सा होता है या नहीं? मुसलमानों में मरने के बाद हिस्सा होता, ठीक है। लेकिन हिंदुओं में अगर आप देखें, तो माता पिता के जीवित रहते हुए ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा होता। और एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। मैं 2 भाई हूं। मेरे बड़े भाई साहब का डेथ जो है, पिताजी के रहते हुए ही 2000 में हो गया, ठीक। उनके 3 बच्चे थे। तो पिताजी ने जीते जी एक विल बनाया। विल समझते हैं ना? विल समझते हैं? वसीयतनामा। और उस वसीयतनामा जो उन्होंने बनाया, तो उस वसीयतनामे में
जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी प्लस जो उनकी खरीदगी थी, उस विल में उन्होंने उस सारी प्रॉपर्टी को मेरे नाम और मेरे भतीजे के नाम किया। जब मार्च 2013 में पिताजी का डेथ होता तो उसके बाद कुछ समस्याएं उभर करके सामने आती हैं, ठीक है। और जब समस्याएं उभर करके सामने आती, जब हमने कंसल्ट करना शुरू किया तो लास्टली इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर को किसी भी कीमत पर हासिल करने से रोका नहीं जा सकता है। इसलिए देखेंगे कई बार घर में दादाजी अगर पिताजी पर गुस्साते हो, चाचा जी पर गुस्साते हो, या कई बार बंटवारे की बात उठती हो, तो दो बातें जरूर कहते हैं जो भी थोड़े से समझदार गार्जियन होते हैं। बोले जब भी बंटवारा करना चाहो बैठो बंटवारा कर लो, तुम लोग इतने भाई हो और एक शेयर पेरेंट्स का, और हमको जिसको इच्छा होगी मैं लिख दूंगा, ठीक है। और दूसरा आप देखेंगे वो कहते हैं कि बांटोगे बाबा की संपत्ति ना, हमारी खरीदगी में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, वो मेरी संपत्ति है, हम जिसको दे दे। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं, ठीक है। और ये दो ऐसा बिंदु होता जहां पर आप देखेंगे चाहे आपके पिताजी हो, आपके दादाजी हो, या आप हो, आपके भाई हो, उनको घुटने टेकने पड़ते हैं। नहीं, तीसरी बात जो मैं कहना चाहता, जो विल बनाया जाता है, जो वसीयतनामा बनाया जाता, उस वसीयतनामे की शर्तों में देखेंगे एक क्लॉज होता है, नहीं, कि हम जीवन पर्यंत इनकी देखभाल करेंगे, इनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। जिनके नाम से वसीयत बनाया जाता है उसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अब इतनी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसके मूल में यह है, इसके मूल में अगर बातों को जाकर के देखें तो मूल बातें क्या है? सारे दावे अधिकार नहीं होते, दावे के अधिकार होने की शर्तें होनी चाहिए। और वे शर्तें क्या हैं? वे दावे तार्किक हों, दावों का तार्किक होना लाजमी है। योर क्लेम मस्ट बी लॉजिकल, मस्ट बी रीजनेबल, मस्ट बी रैशनल, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें दावे आपके तार्किक होंगे तभी उनका सोशल एक्सेप्टेंस होगा, सामाजिक स्वीकृति हो। जब तक सोशल आपके दावों को सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा तब तक उन दावों की कोई अहमियत नहीं होती। इस चीज को समझिए। तीसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो आपके जो दावे हैं उन दावों का लीगल एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। लीगल एक्सेप्टेंस के बिना, लीगल एक्सेप्टेंस के बिना आपके दावों की बहुत अहमियत नहीं रह जाती। और चौथा जो कंटेक्स्ट उभर करके आता है वो लीगल एक्सेप्टेंस होगा तभी न्यायपालिका की स्वीकृति, मान्यता और संरक्षण।
जब तक लीगल एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक जुडिशियल एक्सेप्टेंस भी नहीं होगा। और यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, सोशल एक्सेप्टेंस और लीगल जुडिशियल एक्सेप्टेंस को आप एक दूसरे से अलगा करके नहीं देख सकते। इस बात को समझिएगा, ठीक है। अभी अभी रक्षाबंधन का त्योहार निपटा है। रक्षाबंधन के धागों की कितनी अहमियत बतलाइए। कहिएगा कैसी बेतुकी बात है ये, कैसा बेतुका प्रश्न, लेकिन इस प्रश्न की अहमियत है। हिंदू इनहेरिटेंस लॉ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पैतृक संपत्ति में बेटियों को हिस्सा देता है या नहीं देता? क्या पल्लवी, कल जन्माष्टमी मना रही थी? हाँ क्या? अच्छा, बेटियों को हिस्सा देता है या नहीं देता? अरे हाँ ना, कुछ बोलिए ना। देता है। तो कल शादी विवाह के बाद हिस्सा मांगोगी? क्या नॉर्मली? नॉर्मली नहीं देता मतलब? अपने मन से नहीं, लीगल एक्सेप्टेंस है ना। लॉ आपको वो राइट्स कन्फर करता है ना, या नहीं करता? नहीं। और जरा मां को बोलिए कि नाना जी की संपत्ति में हिस्सा मांगो, तो पहले मां का रिएक्शन देखिए। पहले मां का रिएक्शन देखिए, मां का रिएक्शन कैसा है। और गलती से मां को तैयार भी आपने कर लिया, तो उसके बाद नाना नानी का रिएक्शन देखिए। यह नहीं लगना चाहिए कि मजाक किया जा रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा सीरियसनेस का पुट डालिए। और उससे भी ज्यादा मामा का, जिनको मामू भी कहते हैं, और मामी का रिएक्शन देखिए, ठीक है। जब आप अपने उस राइट्स को, इनहेरिटेंस राइट्स को आप असर्ट करते हैं, तब देखिए रक्षाबंधन के धागों की कितनी अहमियत है और कितना प्रेम भाई बहन के बीच बचा रह पाता है। मतलब ये देखने की बात कह रहा हूं, ठीक। कई बार मुझे पत्नी को चिढ़ाना होता है, तो मैं कहता हूं कि ससुराल वाली संपत्ति में भी तो हम लोगों का हिस्सा होगा। हम लोगों का हिस्सा नहीं होगा, वो बेटी के रूप में उसका हिस्सा होगा। तो जबरदस्त तरीके से भड़कती है, नहीं तो लॉ तो है, लीगल एक्सेप्टेंस तो है, लीगल एक्सेप्टेंस तो है। और चूंकि लीगल एक्सेप्टेंस है, इसलिए जुडिशियरी भी हमारे बेटी के पैतृक संपत्ति में अधिकारों को जुडिशियरी भी मान्यता प्रदान करता है। अगर हम जुडिशियल रेमेडी के लिए जाएंगे तो वह पैतृक संपत्ति में हमारे अधिकारों को इंश्योर करेगा, सुरक्षित करेगा। कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता, नहीं। लेकिन क्या उसका सोशल एक्सेप्टेंस है? क्या प्रश्न मेरा समझिए, क्या उसका सोशल एक्सेप्टेंस है? नहीं। वे बेटियां जो पैतृक संपत्ति में, जो पैटर्नल प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस क्लेम करती हैं, क्या परिवार से लेकर के समाज तक ऐसी बेटियों को सकारात्मक नजरिए से देखता है? नहीं। बेटा पैटर्नल प्रॉपर्टी का लोभ रखता है, भाइयों से बेईमानी करता, वो ठीक है समाज की नजरों में,
बेटा की उम्मीद ठीक है, लेकिन बेटी अगर उम्मीद करती है नहीं, तो इस उम्मीद को जायज मानता है समाज। और इसलिए हमने कहा कि हर क्लेम राइट्स नहीं है, लेकिन हर राइट्स एक क्लेम है। तो अगर हम कहें तो यह क्या है? दावा क्या है? सेट है। और राइट्स क्या है? तो ये राइट्स जो है वह सबसेट है। इसका मतलब यही है, हर अधिकार दावा है, लेकिन हर दावा अधिकार नहीं है। मतलब कुछ दावे ऐसे भी हैं जिनको अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो कौन से दावे अधिकार हैं और कौन नहीं? तो इसके कंटेक्स्ट में देखें, ऐसे क्लेम्स जो रैशनल है, जो रीजनेबल है, जो लॉजिकल है, नहीं, दावों का तार्किक औचित्य होना चाहिए। इस बात को समझें। दूसरा, उसका सोशल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तीसरा, उसका लीगल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। केवल सोशल एक्सेप्टेंस से भी नहीं होगा, उसका लीगल एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। और लीगल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ? जुडिशियल एक्सेप्टेंस, कि अगर जरूरत पड़े तो जुडिशियल रेमेडी उसके लिए उपलब्ध हो, जुडिशियरी हमारे उन दावों को प्रोटेक्ट करे, उसके इंक्रोचमेंट को चेक करे। जब तक ये 4 शर्तें पूरी नहीं होंगी, तब तक क्लेम को हम राइट्स नहीं कह सकते। इतनी बातें स्पष्ट हुई? कोई डाउट? क्या कुछ प्रश्न है? कोई डाउट नहीं? क्या? हर राइट से एक क्लेम है, हर अधिकार एक दावा है। नहीं, वो दावा हम लोगों के प्रति भी कर सकते, वो दावा हम समाज के प्रति भी, समाज से भी करते, वो दावा हम परिवार से भी करते हैं, वो दावा हम राज्य से भी करते हैं, वो दावा हम सरकार से भी करते हैं, वो दावा हम प्रशासन से भी करते हैं। लेकिन हर दावे अधिकार नहीं है, केवल वही दावे अधिकार हैं जिनका जो रैशनल है, जो रीजनेबल है, जिनका सोशल एक्सेप्टेंस है, जिनका लीगल एक्सेप्टेंस है, जो डॉक्यूमेंटेड है और जिन्हें जुडिशियल प्रोटेक्शन प्राप्त है। बढ़े आगे यहां से। मतलब हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते नहीं है प्रॉपरली। बहुत ही शानदार बुक है, अल्टीमेट। लेकिन दिक्कत है, जिनके लिए बुक लिखी गई है नहीं, वो इनको पचा पाने की स्थिति में होते, क्योंकि वहां पर तो परीक्षा पास करने के लिए पढ़ा जाता है। अब अगर हम मूव करें नहीं, तो तीसरा प्रश्न जो उभर करके आता, अधिकारों का दायरा। सीमित या असीमित, मर्यादित या अमर्यादित। आप इस बात को समझें।
क्या हमारे राइट्स जो है अनलिमिटेड हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड हैं? मैंने अभी वसीयतनामा की चर्चा की ना? और विल की एक खासियत होती है, आज आपके नाम से विल बनाया गया। प्रेमचंद की एक कहानी जरूर पढ़िएगा, पंच परमेश्वर कहानी, नेट पर उपलब्ध है, आज घर जाकर के पढ़िएगा, ठीक है। एक और कहानी है जिसको पढ़ सकते हैं, मेरे ख्याल से बूढ़ी काकी कहानी, उसको भी पढ़िएगा, ठीक है। और अपने घर परिवार समाज को भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। घर परिवार समाज को पढ़ने का मतलब क्या है? नहीं, नावल्द जो लोग होते, जिनकी कोई औलाद नहीं है, जिनकी कोई संतानें नहीं, कोई संतान नहीं, ऐसे लोग होते परिवार में, नहीं? उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शादी ही नहीं करेंगे, अगर शादी करेंगे तो उन्हें बच्चे नहीं हुए, नहीं? तो अक्सर आप देखेंगे उनके भाई हो, उनके भतीजे हो, उनकी भौजाई हो, उनकी भाभौ हो, वो उनकी सेवा शुश्रूषा कब तक करती? जब तक प्रॉपर्टी हासिल ना हो जाए। ऐसा होता है या नहीं होता? नहीं, पूरा अवभगत होगा। और एक बार प्रॉपर्टी हासिल की हो गई, बाकलम खास हो गया, तो उसके बाद क्या होता? उस तरफ से मुंह फेर लेते हैं। ऐसा होता है या नहीं? परिवार में भी, समाज में भी, नहीं? और इसीलिए देखेंगे जो समझदार लोग होते, समझदार लोगों की एक खासियत होती, बाकलम खास करने के बजाय वो विल बनाएंगे। और विल की एक खासियत यह होती कि आज आपके नाम से विल बना दिया, कल आपके व्यवहार, कल आपके विचार से अगर संतुष्ट नहीं है तो एक नया विल किसी और के नाम से हम बना देंगे, नहीं? और वो नया विल बनते ही पुराना विल क्या होगा? नल एंड वॉइड हो जाएगा, नहीं? ये बातें समझ में आई है? तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। राइट्स जो है वो अनलिमिटेड नहीं होते, अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं होते। राइट्स के कंटेक्स्ट में बात करूं तो वो असीमित नहीं हो सकते, वो अमर्यादित नहीं हो सकते, नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, राइट्स लिमिटेड होंगे, रेस्ट्रिक्टेड होंगे। और राइट्स को रेस्ट्रिक्ट क्या करता है? नहीं, ये सीमित और मर्यादित होते हैं फर्ज द्वारा, ये सीमित और मर्यादित होते हैं कर्तव्यों के द्वारा। अब बात समझ में आई? राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। अधिकार और कर्तव्य जो हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कर्तव्य के अधिकारों की परिकल्पना नहीं की जा सकती और बिना अधिकारों के कर्तव्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती।
ड्यूटीज कांट बी इमेजिन्ड विदाउट राइट्स एंड राइट्स कांट बी इमेजिन्ड विदाउट ड्यूटीज। इस चीज को हम समझने की कोशिश करें, इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत। तो ये जो कर्तव्य हमारे होते, ये जो फर्ज हमारे होते हैं, ये किसके प्रति होते? ये जो हमारे कर्तव्य हैं, ये जो हमारे फर्ज हैं, ये होते हैं अन्य लोगों के प्रति। ये फर्ज और कर्तव्य हमारा होता है समाज के प्रति। ये फर्ज और कर्तव्य हमारा होता है परिवार के प्रति। ये फर्ज और कर्तव्य हमारा होता है, ये फर्ज और कर्तव्य हमारा होता है राज्य के प्रति। ये फर्ज और कर्तव्य हमारा होता ही। और इसीलिए अगर आप जाकर के देखें तो आप क्या पाएंगे? भारतीय संविधान किसकी बात करता है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात करता, युक्ति युक्त निर्बंधन की बात करता है, युक्ति युक्त निर्बंधन की बात करता है। नहीं, इट मीन्स राइट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बट दोज रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रीजनेबल। अधिकारों को मर्यादित किया जा सकता है, लेकिन वे मर्यादाएं युक्ति युक्त तो होनी चाहिए, वे मर्यादाएं उचित होनी चाहिए, उनका तार्किक औचित्य तो होना चाहिए। अब थोड़ा सा नहीं, हमें यह समझना होगा कि जिस तरह हमारे अधिकार हैं उसी तरह अदर्स के भी राइट्स हैं। हमको सड़क पर चलने का अधिकार है, नहीं? तो जिस तरह हमें सड़क पर चलने का अधिकार है, ठीक उसी तरह औरों को भी तो सड़क पर चलने का अधिकार है। अगर सड़क पर चलने के प्रति, अपने अधिकार के प्रति हम आग्रहशील हैं, तो हमें अन्य लोगों के सड़क पर चलने के अधिकारों का भी सम्मान करना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने अधिकारों की बात करें, हम अपने राइट्स को असर्ट करें और अदर्स के जो राइट्स हैं हम उसको इग्नोर करें, ओवरलुक करें। अदर्स के राइट्स को हम, अदर्स के राइट्स में हम इंटरफेयर करें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, तो अगर सड़क पर चलने का अधिकार हमारा है तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी सड़क पर चलने दें। अगर सड़क पर चलने का हमारा अधिकार है तो हमारा यह कर्तव्य बनता कि दूसरों के सड़क पर चलने के अधिकारों का हम सम्मान करें और दूसरों के सड़क पर हम इस प्रकार सड़क पर चलें ताकि दूसरों को सड़क पर चलने में दिक्कत ना हो, सड़क पर चलने के दूसरे के अधिकारों में अवरोध उत्पन्न ना हो। बातें स्पष्ट हुई? कोई डाउट? हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास है। और सवाल यह उठता कि अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो क्या हमें इस बात का फ्रीडम है
कि दूसरे के फ्रीडम को हम इनक्रोच करें? यह स्वतंत्रता है कि दूसरे को हम गाली दे दें? यह स्वतंत्रता है? यह स्वतंत्रता हमें नहीं है। नहीं, तो हमें अपने फ्रीडम ऑफ राइट्स जो हैं, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के कंटेक्स्ट में, उसका इस प्रकार इस्तेमाल करना होगा कि दूसरा ऑफेंडेड फील ना करे। हमें अधिकार है, इसका यह मतलब नहीं है कि हमें औरों को नष्ट करने का, औरों के अधिकारों को नष्ट करने का अधिकार हो गया। हम ऐसे अधिकार का दावा नहीं कर सकते जो दूसरे के अधिकारों को, दूसरे के राइट्स को इनक्रोच करें, जो दूसरे के राइट्स को वायलेट करें, जो दूसरे को हर्ट करे, जो दूसरे को ऑफेंडेड फील करवाए। इसका मतलब यह हुआ कि आपका दावा अन्य लोगों पर भी समान रूप से लागू होता है। योर क्लेम्स आर इक्वली कंप्लीमेंटेड विथ द क्लेम्स ऑफ अदर्स। वह केवल आपका दावा नहीं है, वह अन्यों का भी दावा है। और इसीलिए अगर आप देखें तो हमें जो अधिकार मिलते हैं, ठीक है, उसका एक कंटेक्स्ट क्या होता कि हम दूसरों के अधिकारों के प्रति, अगर बांग्लादेश में हम माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते, माइनॉरिटी राइट्स को डिफेंड करने की बात करते, माइनॉरिटी राइट्स को वायलेट करने वाले को हम पनिश करने की बात करते, तो हमें इंडिया में भी माइनॉरिटी राइट्स के प्रति सेंसिटिव होना होगा। हमें इंडिया में भी माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करनी होगी। एंड एट द सेम टाइम, अगर भारत में हम अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा का प्रश्न लगातार उठाते, माइनॉरिटी राइट्स को डिफेंड करने की बात करते, प्रोटेक्ट करने की बात करते, अगर हमारा मानना है कि माइनॉरिटी इन इंडिया माइनॉरिटी राइट्स मस्ट बी डिफेंडेड, मस्ट बी प्रोटेक्टेड, मस्ट बी रेस्पेक्टेड, तो एट द सेम टाइम हमें बांग्लादेशी माइनॉरिटीज के अधिकारों के प्रति भी संवेदनशील होना होगा। हमें इस बात को समझना होगा कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदुओं को भी वे अधिकार मिलने चाहिए जो भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों को मिलने की हम हिमायत करते, दिए जाने की हम हिमायत करते। मैं दोनों बातें कह रहा। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। और इसलिए हमने कहा कि if we respect our rights and we want that our rights must be respected, then we must respect others' right. अगर हम अपने अधिकारों के प्रति सम्मान रखते और हम यह चाहते हैं कि दूसरे हमारे अधिकारों के प्रति सम्मान रखें, तो हमें दूसरे के अधिकारों के प्रति सम्मान रखना होगा, दूसरों के अधिकारों के प्रति हमें संवेदनशील होना होगा। और इसीलिए एक बात मैं कहता, ठीक है, घर में मां पिताजी का झगड़ा देखा है? हाँ? नहीं। झगड़े का एक विषय क्या होता, कौन सा मसला होता जहां पर मां जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती? बतलाइए, देखो कितना ऑब्जर्व करते हैं। कोई मसला ऐसा होता होगा ना, या नहीं होता है? पल्लवी बतलाओ।
इन्हें बोलना कि घर का किस्सा बाहर नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या? अरे निष्ठा का अधिकार क्या होता है? मतलब ऑब्जर्व करो, बड़ा रोचक लगेगा, नहीं? ठीक है, पिताजी एक बार मां के मैके के बारे में कुछ सार्केस्टिक टिप्पणी कर दे, नहीं? क्या पिताजी को यह अधिकार है मां के मैके के बारे में, उनके मां, पिताजी, भाई के बारे में कुछ बोलने का, भतीजे के बारे में कुछ बोलने का? है अधिकार पिताजी को? अरे हाँ या ना बोलिए। हाँ, और अगर बोल दे तो बवाल हो जाता है, नहीं? लेकिन मां को पिताजी के भाई बहन, मां, पिताजी, भतीजे, भतीजी, उनके बारे में बोलने का अनरेस्ट्रिक्टेड राइट्स है या नहीं है? तो वहां पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होता है। कल आप लोगों की शादी होगी तो ये तो उम्मीद करेंगे, नहीं, कि आपका पार्टनर जो है आपके मां पिताजी का आदर करे, नहीं? लेकिन आप उसके मां पिताजी का आदर करें ये जरूरी नहीं है। आपको कुछ भी बोलने की छूट मिलनी चाहिए, समझे? तो ये घर में तो चल सकता है, नहीं? लेकिन एक लार्जर सोसाइटी में ये चीजें नहीं चल सकती, नहीं? एक ऐसे जगह पर ये चीजें नहीं चल सकती हैं जहां रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। हम इस चीज को समझें, ठीक है? अब अगर यहां से हम आगे बढ़े तो अगला क्या डायमेंशन है? अगला डायमेंशन जो उभर करके आता वह क्या है? अधिकारों की संकल्पना। अगर हम देखें, अधिकार जो है डायनामिक कॉन्सेप्ट, नोट स्टैटिक, और इसका डायनामिज्म जो है चेंजिंग, चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के आलोक में आप इस चीज को समझें। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। जब राइट्स की बात करते, कई बार देखेंगे घर में जो है पिताजी हो, माँ हो, ठीक है, कई बार चर्चा होती है बाहर वालों के सामने या कहीं पर भी, तो वो क्या कहते हैं? हमारे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कहते हैं हमने अपने घर की महिलाओं को हर तरह की छूट दे रखी है, कहते हैं या नहीं? नहीं? तो जब कोई कहता है कि हमने अपने घर में महिलाओं को हर तरह की छूट दे रखी है, तो अपने आप में ये लाइन ऑफेंडिंग है। दे रखी है का क्या मतलब है? आप देने वाले होते कौन हैं? दे रखी है का क्या मतलब होता, और आप देने वाले होते कौन हैं? जब आप कहते हैं कि हम अपने घर में चाहे पत्नी हो, चाहे मां हो, चाहे बेटियां हो, चाहे बहन हो, उनको हर छूट दे रखी है, तो इसका मतलब यह है कि आप कृपा कर रहे हैं, यू आर ऑब्लाइजिंग, और वो छूट आपकी कृपा पर निर्भर है, वो छूट आपकी कृपा पर निर्भर है, ठीक है? इसका मतलब अभी वो अधिकार पूरी तरह से उनको मिले नहीं हैं, वो मिलने की प्रक्रिया में है। पहले भी मैंने कहा नहीं कि हम जैसे लोग लिबरल हैं, हम जैसे लोग प्रोग्रेसिव हैं, हम जैसे लोग सिंपैथेटिक हैं, सेंसिटिव हैं, एम्पैथी रखते हैं,
नहीं, लेकिन एट आवर ओन विल हम लिबरल हैं अपने टर्म एंड कंडीशन पर, अपनी इच्छा से। हम प्रोग्रेसिव हैं अपने टर्म एंड कंडीशन पर, अपनी इच्छा से। जब कोई अधिकारों की मांग करता है, रियल सेंस में हम लिबरल हैं या नहीं, रियल सेंस में हम प्रोग्रेसिव हैं या नहीं, इसका परीक्षण कैसे होगा? इसका परीक्षण इस बात से होगा कि जब हमसे अधिकारों को मांग की जाती है, जब अधिकारों की मांग हमें लिबरल होने के लिए हम पर दबाव उत्पन्न करती है, प्रोग्रेसिव होने के लिए हम पर दबाव उत्पन्न करती है, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट उस डिमांड के प्रति हमारा रिएक्शन क्या है? अगर उस डिमांड को हमने लिबरली हैंडल किया, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ हैंडल किया, नहीं, बिना अवरोध उत्पन्न किए हैंडल किया, बिना रिएक्ट किए हैंडल किया, तब तो हम लिबरल हैं, तब हम प्रोग्रेसिव हैं। और अगर उस मांग के प्रति, उस मांग द्वारा सृजित दबाव के प्रति हम रिएक्ट कर रहे हैं, उसको रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस दबाव, वो दबाव जब हम पर उत्पन्न होता, तो ऐसी स्थिति में हमारा सारा लिबरल और प्रोग्रेसिव माइंडसेट पीछे छूट जाता है और वही फ्यूडल पैट्रियार्कल माइंडसेट सामने आता। तब हम लिबरल नहीं हैं, तब हम प्रोग्रेसिव नहीं हैं, दावा चाहे हम जितना कर लें। डू यू एग्री और नॉट? इस बात से सहमत हैं या नहीं? नहीं? और बड़ी आसानी से आप अपने घर में जाकर के महसूस कर सकते हैं कि आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके भाई कितने लिबरल हैं, कितने प्रोग्रेसिव हैं। वो आपकी स्वतंत्रता का, वो आपके समानता के अधिकारों के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। जब आप डिमांड करते हैं तो आपके उस डिमांड के प्रति उनका क्या रिएक्शन है। दूसरी चीज, एक और चीज समझें, मैंने कहा है राइट्स एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। कैसे है बाद में देखेंगे, इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में। बचपन से अब तक याद करें, जब छोटे आप थे, जब आपने चलना शुरू किया, नहीं, तो जब आपने चलना शुरू किया तो शुरू में कैसे चले होंगे? माँ हो, पिताजी हो, बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, दादाजी हो, दादी हो, बुआ हो, दीदी हो, नहीं, उनके हाथ पकड़ करके, उनकी उंगलियां पकड़ करके चलते थे। जब आपको लगने लगा कि अब आप चल सकते हैं, जब आप चल सकते हैं, तो आपने अपने राइट्स को असर्ट किया। जैसे बड़े बिना किसी का हाथ पकड़े चलते हैं, आपने उस तरह से चलने की कोशिश की। अगर आपके साथ बड़े आपका हाथ पकड़ते हैं, आपकी उंगलियां पकड़ते थे, क्या करते थे? झटक के छुड़ा लेते थे। ऐसा होता था या नहीं? नहीं। एक छोटे बच्चे को देखें जो बोलने में, चलने में सक्षम नहीं है, वो छोटा बच्चा क्या करता है? वो भी अपने राइट्स को असर्ट करता है। नहीं, कई सारे वीडियो, बच्चे को मोबाइल दे दीजिए, भूख प्यास सारी चली जाती है, और मोबाइल हाथ से छीन लीजिए, चिल्लाता है या नहीं? रिएक्ट करता है या नहीं? वो भी तो अपने राइट्स को असर्ट कर रहा है। नहीं, उसके चिल्लाने में, उसके इरिटेशन में, उसके रिएक्शन में राइट्स के प्रति असर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं, मानो वह कह रहा है कि हमें भी अपने तरीके से जीने का अधिकार है, हमें अपने तरीके से जीने दो। ये असर्शन है वहां पर। और जब आप खलल डालेंगे तो वो रिएक्ट करेगा, वो चिल्लाएगा, वो मुंह नछोड़ लेगा। ऐसा होता है या नहीं? बाल पकड़ लेगा, खींच लेगा। उसको नहीं पता है कि अधिकार क्या है। पता है?
नहीं पता है, लेकिन वो क्लेम तो कर रहा है या क्लेम नहीं कर रहा? नहीं। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, फिर थोड़े से बड़े हुए, नहीं, आपके अधिकारों का दायरा क्या हुआ? बढ़ा। अब आप जो है पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं कि 4 बजे स्कूल समाप्त होता, आने में 10 मिनट लगता है स्कूल से घर, या 15 मिनट लगता है, तो 4:10 4:15 तक आप घर पर मौजूद हो। आप क्या करते हैं? स्कूल से बैग उठाते हैं और वहां से खेल के मैदान में निकल जाते। यद्यपि अब तो ये सब चीजें दुर्लभ हो गई हैं। बच्चा भाग करके वहां से घर आता है कि जल्दी जो है मोबाइल या गजट हाथ में लेकर के काम शुरू करें। नहीं, लेकिन हम लोगों की पीढ़ी जो है, नहीं, हमारे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट गार्जियन थे। तो शनिवार को जब वो जो है घर जाते थे, शनिवार को जाते थे और मोस्टली संडे रात तक लौटते थे या मंडे के मॉर्निंग में लौटते थे। ठीक है, तो आप लोग तो आजादी एक ही दिन सेलिब्रेट करते थे, हम लोगों के लिए शनिवार की रात आजादी, और कई बार उस आजादी में भी खलल पड़ जाती थी। बोल के जाते थे कि घर जा रहे हैं, और शाम में 8:30 बजे जो है बाजार से घूम टहल करके अचानक धमक गए, औचक निरीक्षण। ठीक है, उसके बाद जो मूड का जो कचरा हुआ, उसके बाद जो कचरा होता था। नहीं, तो अगर हम देखें इस बात को, हम समझें, राइट्स कोई स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। अधिकारों की अवधारणा जो है, अधिकारों की अवधारणा जो है कोई स्थिर संकल्पना नहीं है, यह गतिशील संकल्पना है। चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के हिसाब से राइट्स जो है वो क्या होता? चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के हिसाब से राइट्स की संकल्पना बदलती रहती है। कंट्रीज और इकोनॉमीज को हम क्लासिफाई करते हैं ना, अल्प विकसित देश, विकासशील देश, विकसित देश। अगर आप तीनों जगहों पर देखें, तीनों जगहों पर देखें, तो जो राइट्स की अवधारणा है वो स्थिर है या विकसनशील है? बतलाइए। राइट्स की अवधारणा स्थिर है या विकसनशील है? एक वीडियो जरूर जाकर के देखिएगा, दीपिका पादुकोण का वीडियो है, और उसका टाइटल है माई लाइफ माई चॉइस। माई लाइफ माई चॉइस। ठीक है, और 2 गाना सुनिएगा। एक गाना था इट्स माई लाइफ, इट्स माई लाइफ, और दूसरा गाना था मेरी मर्जी। कई बार आप लोग भी ये सर्च करते हैं ना अपने अधिकारों को, मेरी मर्जी। नहीं, तो आपकी मर्जी है। माँ पिताजी दखल देने वाले कौन होते हैं? भाई दखल देने वाले कौन होते हैं? कई बार रिएक्ट करते हैं। तो जैसे आपकी मर्जी है उसी तरह पिताजी की भी तो मर्जी हो सकती। वो चाहे पैसा भेजे ना भेजे, उनकी मर्जी होगी या नहीं होगी? हाँ, तो केवल मेरी मर्जी, अगर आपकी मर्जी है और उनकी मर्जी भी आपकी मर्जी हो, तो उनकी मर्जी कहां गई? हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। नहीं, तो अगर हम जाकर के देखें, जैसे पटना में आप रहते हैं, अपने गांव में रह लेंगे? कितने लोग रह पाएंगे? हाँ, जिस तरीके से लड़के लड़कियों से बात करते, लड़की लड़कों से बात करती हैं, उनके साथ घूमती हैं, फिरती हैं, हाथ में हाथ डाले, कंधे पर हाथ डाले, क्या कर सकते? अरे हां या ना? नहीं कर सकते। क्यों? वो अलग समाज है, ये अलग समाज है। यद्यपि पटना ऐसे शहर हैं जहां पर आपको समझाने वाले लोग मिल जाएंगे। कई बार ग्रेजुएशन डेज याद करता हूं,
तो मुखर्जी नगर में एक, उस समय मोबाइल का तो कल्चर था नहीं, तो जब तक हम लोगों ने अपने यहाँ लैंडलाइन नहीं लगवाया था अपने फ्लैट में, स्टूडेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, तब तक हम लोग पीसीओ बूथ से जाकर के कॉल करते थे और कई बार लंबी लंबी बातें होती थी। वो दोस्त भी हो सकते थे, मेल फ्रेंड भी हो सकते थे, वो लड़कियां भी हो सकती थी, समझे। तो कई बार जब बात करके निकलते थे घाम से तरबतर होकर, तो एक बूढ़े अंकल थे जो पीसीओ के मालिक थे, वो बहुत समझाते थे, तो हम लोग जैसा आदमी सुन लेता था। लेकिन आप लोग जैसा आदमी अगर यहां पर कोई समझाता है तो क्या रिएक्शन होता कि मेरा बाप एक ही है और आप बाप बनने की कोशिश मत कीजिए। रिएक्शन होता है या नहीं होता है? बोलिए। हाँ, नहीं। कई बार हम लोग दिल्ली से घर आते थे, तब नॉर्मल क्या, देखिए थोड़ा सा ग्रामीण जीवन शैली में अंतर होता है। अगर पेंट शर्ट पहन के घर से बाहर निकल रहे हैं तो 10 लोग पूछने वाले मिल जाते थे। पहले पूछेंगे, अगर पहली बार नजर पड़ी, कहिया आयली, हाल चाल ठीक छो न, कहीं जाए रही हैं कि बाजार जाए रही हैं, कुछ काम छो, कत्ते देर में भी। तो कई बार मन ही मन जो है बोल तो नहीं पाता था, क्योंकि उस जनरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता जो कहता है मेरी मर्जी, लेकिन मन में भाव आते थे नहीं कि आदमी, आंख तो है इस आदमी को और दिमाग भी है, जब कपड़ा पहन के निकल रहे हैं नहीं तो कहीं न कहीं जा रहे होंगे, कुछ न कुछ काम होगा, और जा रहे हैं तो लौट करके भी आएंगे। ऐसा नहीं है ना, तो जा रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि रेलवे की पटरी पर सो जाएंगे, वापसी नहीं होगी, या सड़क पर वापसी नहीं होगी। मेरी बातें समझ रहे हैं यानी? तो हम इस चीज को समझें कि जैसे जैसे समाज विकसित होता है, जैसे जैसे समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, परिवेश बदलता है, परिवेश बदलता है, वैसे वैसे आप देखेंगे अधिकारों का दायरा भी क्या होता, अधिकारों का दायरा विकसित होता चलता है, अधिकारों का दायरा व्यापक होता चलता है। और इसीलिए हमने कहा कि अधिकार जो है वह कोई स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, अधिकार एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो समय और परिस्थिति सापेक्ष होता। समय और परिस्थितियों के आलोक में अधिकार रिडिफाइंड होते रहते हैं, अधिकारों का दायरा विस्तृत होता चला जाता है। अब कह सकते ब्रॉडेनिंग ऑफ द एम्बिट ऑफ राइट्स, नहीं? जैसे एक बात होती है आजादी की, नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई नारा लगाता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह, ठीक है? अगर कोई नारा लगाता है भारत मुर्दाबाद, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बताइए, क्या प्रतिक्रिया? कुछ प्रतिक्रिया होगी क्या? मतलब क्या? नहीं, तीव्र क्या होगी, मैं ये जानना चाहता। हाँ, गुस्सा आएगा, नहीं? मैं मुस्कुरा दूंगा। मेरी प्रतिक्रिया पूछे तो मैं मुस्कुरा दूंगा। या अगर इस स्लोगन में सीरियसनेस है, ठीक है, तो मैं प्रतीक्षा करूंगा। नारे लगाने के बाद अपने आप थकेंगे नहीं। अगर वे नारे लगा रहे हैं, ठीक है, घर जाते हैं तो पैर छूते होंगे ना बड़ों का, सारे बड़ों का पैर यहां से छूते हैं, बताइए। हाँ, नहीं, कई लोगों का यहां से छूते हैं,
सामने आते हैं तो हाथ अपने आप उनके पैर की तरफ चला जाता है, नहीं। लेकिन अगर आप जाकर के देखें तो मैं अधिकांश संदर्भों में कहूंगा कि मजबूरी में पैर छूते हैं। अधिकांश संदर्भों में कई बार हमें ऐसे लोगों के भी पैर छूने होते जो डिजर्व नहीं करते, जिनके प्रति हमारे मन में सेंस ऑफ रेस्पेक्ट नहीं है, लेकिन रिश्ता ऐसा है, उम्र में बड़े हैं, कई बार पारिवारिक सामाजिक तकाजा है कि हमें हाथ उनके पैर तक बढ़ाने पड़ते। अब तो अच्छा हो गया है कि अब पैर छूने की बजाय जो है घुटने तक पहुंच गए, पेट तक पहुंच गए। ऐसे कर दीजिए तो समझ जाएगा कि सामने वाला प्रणाम कर रहा है। तो हम इस चीज को एक एग्जाम्पल में देता हूं। वियतनाम युद्ध चल रहा था, अमेरिकी सेना वियतनाम में उतरी हुई थी। अमेरिका की एक महिला पत्रकार थी। अमेरिका की उस महिला पत्रकार ने जो है, अमेरिका की उस महिला पत्रकार जो वियतनाम वार को कवर कर रही थी, वो क्या करती हैं, युद्ध के मैदान में टैंक पर चढ़ जाती हैं, अमेरिकी टैंक पर, और टैंक पर चढ़ करके अमेरिकी सैनिकों से वो अपील करती हैं कि वे लड़ने से इनकार कर दें, गोली चलाने से मना कर दें। नहीं, अपने उच्च अधिकारियों के आदेश को मानने से इनकार कर दें। बजाबता टैंक पर चढ़ करके उन्होंने अपील की। जब वो लौट करके अमेरिका आ रही थी तो इस बात की प्रबल आशंका थी कि देशद्रोह के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके अगेंस्ट सेडिशियस एक्टिविटी में संलिप्तता के आरोप में कार्यवाही शुरू हो। लेकिन जब वो लौटी अमेरिका तो अमेरिकी सरकार ने उनके अगेंस्ट कार्यवाही नहीं करने का निर्णय लिया। इसका मतलब क्या है? वॉल्टेयर का कथन आपने सुना होगा, यद्यपि मैं तुम्हारे विचारों से असहमत हूं, लेकिन तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए मैं अंतिम दम तक संघर्ष करूंगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच के मायने ये हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का यह मायना है, कोई समाज कितना टॉलरेंट है, कोई समाज कितना टॉलरेंट है फ्रीडम के प्रति, राइट्स के प्रति, फ्रीडम ऑफ स्पीच के प्रति कितना टॉलरेंट है, इसका पता इस बात से चलता है कि वह आलोचना के लिए कितना स्पेस क्रिएट करता है और वह अनुचित आलोचना के लिए भी स्पेस क्रिएट करता है या नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं अमेरिकन एग्जांपल मैंने दिया। अभी कुछ समय पहले देखेंगे, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लक्षित, कुछ साल पहले की बात है, नरेंद्र मोदी जी को लक्षित करके मृणाल पांडे जी जो हिंदुस्तान साहित्यकार भी हैं और दैनिक हिंदुस्तान की संपादक भी रह चुकी, मृणाल पांडे ने बैसाख नंदन शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर जबरदस्त बवाल मचा। भाजपा संघ और उससे जुड़े लोगों ने इस पर जमकर के मृणाल पांडे पर हमला किया। और उसमें अगर आप जाकर के देखेंगे तो जो लोग नरेंद्र मोदी जी को नापसंद करने वाले थे, उन नापसंद करने वाले लोगों के एक हिस्से ने भी मृणाल पांडे पर अटैक किया। अब इसी के पैरेलल अगर आप जाकर के देखें, इसी के पैरेलल ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस चल रही थी, चर्चा, और विषय क्या था? किसी ने चर्चिल को गधा कह दिया। समझे? पूरा हंगामा हुआ पार्लियामेंट में, सबने अपना अपना पक्ष रखा। लास्ट में चर्चिल को अपना पक्ष रखने का मौका मिला।
चर्चिल ने जो है सधे हुए अंदाज में वक्तव्य देना शुरू किया। उसने कहा है, स्पीकर महोदय, यह मसला गोपनीयता के उल्लंघन का मसला है, सब लोग समझे, और इस मसले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सवाल यह है, यह बात सही है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री गधा है, लेकिन सवाल यह है कि यह बात पता कैसे चला। और इतना चर्चिल का कहना था कि पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। बात आई गई, खत्म हो गई, बात आई गई, खत्म हो गई। बचपन में पिताजी अक्सर कहा करते थे कि बेटा मान लो स्कूल में छुट्टी हुई और मैं लौट रहा हूं, और उनको अक्सर गालियां सुननी पड़ती थी, विशेष करके तब जब बोर्ड एग्जाम होता था, समझे, क्योंकि जिस रूम में पढ़ गया, जिस सिटिंग में, उस रूम के छात्रों का कल्याण हो जाता था उस दिन, समझे, समझ जाइए कि उनमें से कितने लटकेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं, किसी ने मुझे गाली दे दी, सामने से नहीं देगा, सुनने से ही देगा, अगल बगल से सुना के नहीं। अब मेरे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प है कि रुक करके उसका प्रतिवाद करूं, नहीं तो उसने जो गाली दी मैंने सुनी, या हो सकता है कुछ और लोगों ने सुनी हो। रुक करके अगर प्रतिवाद करता हूं तो लोग इकट्ठे होंगे, नहीं तो जिन लोगों ने नहीं भी सुनी होगी उनको भी यह पता चल जाएगा कि फलाने बाबू को उसने गाली दे दी, उन्हें भी पता चल जाएगा, नहीं, और तब कल के डेट में यह चर्चा का विषय बन जाएगा कि फलाने बाबू को अमुक ने गाली दे दी। और अगर चुपचाप मैं इग्नोर करके आगे बढ़ जाता तो एक तो उन्हीं लोगों तक सीमित बात रही जिन्होंने सुनी, और उनके मन में भी क्या भाव आएगा कि लगता है उन्होंने सुनी नहीं तो आज इसको याद दिला देते। मेरी बात समझ में आई या नहीं? तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हमेशा समाज के विकास के साथ अधिकारों की अवधारणा, आजादी की अवधारणा विकसित होती चलती है, और जैसे जैसे समाज विकसित होगा, समय, परिस्थितियां, परिवेश में परिवर्तन आएगा, वैसे वैसे अधिकारों के मायने भी बदलते चले जाएंगे और आजादी के मायने भी बदलते चले जाएंगे। अभी जहां से मैंने चर्चा शुरू की थी, अब वहां पर लौटता हूं। मैंने कहा कि अगर कोई भारत मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह के नारे लगा रहा है, तो एक चीज तो क्लियर है कि किसी न किसी कारण से वह रुष्ट है, भारत के प्रति उसमें गहरी नाराजगी है या नहीं है? गहरी नाराजगी है, नहीं? ठीक है, उस नाराजगी को हमें समझना होगा, और उस नाराजगी को जब तक हम नहीं समझेंगे उस नाराजगी को दूर भी नहीं कर सकते। और अगर नाराजगी को दूर करने की कोशिश नहीं होगी तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में जो है कहीं ना कहीं नाराजगी बढ़ती चली जाएगी, तो वो चीज तो यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरनाक होगी, नहीं? और मैं कई एग्जाम्पल दूंगा जो सीखने की चीजें, पढ़ तो लेंगे ये चीजें तो आपके सामने रख ही दी। व्यावहारिक जीवन के उदाहरण के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। जब नारा लगा चुकना हो गया
हमने उनको इंगेज करने की कोशिश की। चलो भाई ठीक है, भारत मुर्दाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह। ये मतलब क्या दिक्कत है, क्या नाराजगी, क्या समस्या है, बोलो। नहीं, जब आप उनको इंगेज करने की कोशिश करेंगे तो उनकी नाराजगी समझने का भी मौका मिलेगा, उनकी नाराजगी को दूर करने का भी मौका मिलेगा, और अगर दूर करने का मौका ना भी मिला तो उनकी नाराजगी को कम किया जा सकता। नहीं कुछ हुआ तो उन्होंने अपनी बातें आपके सामने रख दी, उन्हें ये एहसास तो होगा कि भारत में कोई ऐसा है जो उनको सुन रहा है, जो उनको समझने की कोशिश कर रहा है, और स्वयं ये चीजें उनकी नाराजगी को क्या करेंगी, कम करेंगे। इस बात को हम समझें, इसी चीज को समझने की जरूरत है, और उसको जितना सप्रेस अप करने की कोशिश करेंगे चीजें उतनी रिएक्ट करेंगे। और इसलिए हमने कहा एक उदार समाज जो होता है, एक उदार लोकतांत्रिक समाज जो होता है, उसमें अधिकारों का दायरा बहुत व्यापक होता है। एक उदार लोकतांत्रिक समाज, लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो होता है, उसमें राइट्स के एम्बेड लार्जर होते हैं, उनका व्यापक दायरा होता है, आजादी के मायने वहां पर व्यापक होते हैं। हमें इस बात को समझना होगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। तो ये मैंने आपके साथ चर्चा की कि कैसे अधिकारों का दायरा व्यापक होता चला जाता, अधिकारों की संकल्पना क्या है। आज की चर्चा को यहीं पर रोकूंगा। कल हम लोग चर्चा किस पर शुरू करेंगे? लोकतंत्र और अधिकारों के अंतर संबंध के ऊपर। लोकतंत्र और अधिकारों के अंतर संबंध के ऊपर शुरू करेंगे। एक बार इसको पढ़िएगा जरूर, ठीक है। और लोकतंत्र और अधिकारों के अंतर संबंध पर चर्चा करने के क्रम में जो है, इसमें दो चीजों को फोकस करके आइएगा, ठीक है। एक लोकतंत्र में अधिकार वाला सेक्शन जो है, दूसरा लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है, दो, तीसरा आप देख करके आएंगे अधिकारों का बढ़ता दायरा, ठीक है। और चौथा आप देख करके आएंगे, पहला वाला जो सेक्शन है अधिकारों के बिना जीवन, जिसमें तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं। ग्वांतानामो बे के जेल का, दूसरा उदाहरण सऊदी अरब के सिविल राइट्स का, और तीसरा उदाहरण कोसोवो के जातीय नरसंहार का, ठीक है। मुझे लगता इतने में कल के क्लास निकल जाएंगे, तो फिर भारतीय संविधान में अधिकार उस पर चर्चा करूंगा, ठीक है। पर्याप्त समय है, घबराना नहीं है, ठीक है। अगर इस चीज को आपने समझ लिया, जिन चीजों की चर्चा कर रहा, प्री में जो फायदा होगा होगा ही, मेंस के पर्सपेक्टिव है यहां से मिलेंगे, थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होगा, और थॉट प्रोसेस अगर आपका डेवलप होगा तो इसका जो है मेंस के आपके परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। और इसलिए इस बार बहुत ही कंप्रिहेंसिव मैनर में इस बार एनसीईआरटी के कवरेज को मैं लेकर के चल रहा हूं पॉलिटी में। ये काम हमें करना है, एटलीस्ट 9th-10th की एनसीईआरटी को हमें प्रॉपरली कवर करना है। 11th की एनसीईआरटी को फिर हम मेंस वाले बैच में जब करेंगे तो वहां पर कवर करेंगे दोनों एनसीईआरटी, ठीक है। और आपको एक स्ट्रक्चर मैं तैयार करके दे दूंगा कि इन फ्यूचर एनसीईआरटी पढ़ें, तो ऐसा नहीं कि 9th का उठाए तो 9th का पढ़े, 9th, 10th, 11th की एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज कनेक्ट करके देखें, ताकि एक कंप्रिहेंसिव अप्रोच डेवलप हो। क्लियर?
तो आज यहीं पर रुकूंगा। थैंक यू।